ठीक है, तो आज हम लोग एजुकेशन जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एजुकेशन टॉपिक ये जीएस 1 में भी है और जीएस 2 में भी है। और ये जीएस एक्चुअली सभी 4 पेपर्स में काम आएगा, क्योंकि जीएस 4 में जो हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार जो विद्यालय है वो सामाजिकरण में सहायता कर सकते हैं, उसमें ये हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनईपी टॉपिक सभी पेपर्स में हमारे काम आने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। प्रीति आगे स्लाइड्स। कुछ इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो इसमें लिखे हुए हैं, है ना? कैसे इसमें स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया, डिस्टेंस लर्निंग, डिजिटलाइजेशन, है ना? और जो पहले कठोरता थी एजुकेशन सिस्टम की उसको कैसे फ्लेक्सिबल बनाया गया, मल्टीपल एंट्री एग्जिट वगैरह सिस्टम, इन सब के ये जो मेन फीचर्स है और कैसे इंक्लूसिव बनाया गया है उसको, पॉलिसी को, कि जो समाज के सभी सेक्शन से उनकी जो जरूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग इसको पूरा किया जा सके। ठीक है, आप लोग इसको डीपली पढ़ेंगे। आगे अनिका, कोई भी प्रॉब्लम हो ना तुरंत बोलना, ठीक है ना? हाँ, किसी भी पॉइंट पे। ओके, प्रीति आगे। ठीक है, तो इसको जो हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको मैंने प्री एंगल से भी कवर किया है ना? क्योंकि प्री में भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो सकता है। सीधा वो लोग स्टेटमेंट दे देंगे कि क्या क्या जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शामिल है या नहीं, है ना? और जो प्रीवियस बने हैं कमीशन उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्ट। वैसे भी जो प्री का सिलेबस और मेंस के सिलेबस में मतलब कहते हैं कि मेंस से भी आते हैं आजकल, तो ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उससे प्री की जो भी है वो भी मैंने नोट किया है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि जो हमारा एजुकेशन है वो किस में आता है, लिस्ट समवर्ती सूची में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंट्रल भी। हाँ, ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी अभी जो पॉलिसी आई है एनईपी 2020 वो तीसरी है। तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि अभी तक कितनी नीतियां आई हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 3, 4, 5, एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तीसरी है, तीसरी। इससे पहले 2 आ चुकी है। ठीक है, फर्स्ट तो जो 98 में आई थी और हाँ सेकंड शायद 86 में आई थी, 90 हाँ और फिर उसको अपडेट किया गया था 92 में। हाँ, फिर यही था बिल्कुल। फिर ये थर्ड है हमारी, है ना? हाँ, यही है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे कुछ पॉइंट्स की वजह से, अगर उन्होंने स्पेसिफिक पूछा। इससे कई बार होता है ना मैचिंग का आता है कि ये इससे रिलेटेड है कि नहीं, हम लोग मैचिंग कर सके उसका, है ना? तो पहली जो आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी। ये किसकी सिफारिश पे आई थी? कोठारी आयोग, जो 1964 से 66 के बीच में इसने काम किया था। ठीक है, ठीक है। फिर इसने नॉर्मल बातें कही थी कि जो शिक्षा के जो मानक हैं उनको हमको बढ़ाना है। ठीक है, जो भी फंडिंग रिलेटेड इशू है उसको दूर करना है, रिसर्च को बढ़ाना है, ये सब था इसमें। ठीक है, फिर दूसरी जो शिक्षा नीति आई जैसे बताया अनका ने 1806 में आई। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था ग्रामीण व्यवस्था को आगे लाने वाला, वो उसमें था ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना। इसमें अगर हम लोग बोले ना यूनिक पॉइंट निकालना तो ग्रामीण विश्वविद्यालय इसमें इम्पोर्टेंट है 86 वाले में। ठीक है, इसमें जो ओपन एजुकेशन है मुक्त विश्वविद्यालय वाली उसको भी बढ़ाने की बात की गई थी। ठीक है, और जो वैल्यूज सिस्टम हमको बढ़ाना चाहिए और व्यवसायीकरण आधुनिकीकरण जो एजुकेशन का होना चाहिए इस पे ध्यान दिया गया था। अगर प्री के एंगल से देखें तो इसमें एक था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो प्राइमरी लेवल पे बनाया गया था। जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, कि सभी को प्राइमरी एजुकेशन अच्छे से मिले। ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड क्या था? जैसे ब्लैक बोर्ड होता है ना कि बच्चों को पढ़ाने के पर्पज से, कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचे मिले उसमें। सिर्फ एक तरीके से नाम था एक ऑपरेशन। हाँ, मैंने प्री के तभी मैं बोल रही हूँ, प्री के लिए होता है ना कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस नीति में लाया गया था 68 86 संबंधित। हाँ, तो बस वो प्री के एंगल से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें ये भी बात की गई थी कि जैसे जैसे बताया 1992 में इसमें कुछ सुधार भी किए गए थे 86 वाले में, है ना? तो इसमें था जो सामान्य प्रवेश परीक्षा है उसकी बात की गई थी, जैसे जेई होता है जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, और फिर ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम और स्टेट लेवल वाला भी इसमें बात की गई थी कि ये होने चाहिए। ठीक है,
ये हमने प्रीवियस देख लिया, अब जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। शुरुआत कहाँ से होती है, तो 2017 में बनाई गई थी, के कस्तूरी रंगन समिति बनाई गई थी। उन्होंने काम किया 2 साल में, उन्होंने 2019 में ये जो भी इसका ड्राफ्ट था वो पेश कर देते हैं, ठीक है। 2020 में इसको स्वीकृति मिल जाती है। हाँ, और फिर हम लोग देखते हैं 2020 में स्वीकृति मिल जाती है, और जो 1986 वाली थी इसको ये प्रतिस्थापित करती है। अभी जो करंट में चल रही है तो एनईपी 2020 चल रही है, इसका धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, थोड़े थोड़े प्रावधान लागू किए जा रहे हैं। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको देख लेते हैं, ठीक है। जो पहला इसमें इम्पोर्टेंट है, पहले जो 86 वाली थी 2016 में है। नहीं, इसमें 2017 में इसको समिति का गठन हुआ था। 2016 पढ़ा है तुमने? हाँ, कि मतलब सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया था 2016। मैंने बुक से पढ़ा, उसमें 2017 लिखा, हो सकता है एक बार क्लियर कर लेना। हाँ, और मैंने इस बुक से पढ़ा है, उसमें 2017 लिखा हुआ। कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में की गई थी, इसरो के वैज्ञानिक थे मतलब। हाँ, एक ये भी और एक 2016 में भी इसका आया है, 2 है ये। हाँ, वो एक टी एस सुब्रमण्यम मैंने पढ़ा था, बट मेन जो ये थे वो यही थे। मेन जो बनी थी कमेटी इस पे लागू हुआ वो यही थे, ठीक है। फिर जो मेन ये है, जो इसमें पहला पॉइंट ये है कि जो पहले जो 86 वाली थी उसमें 10+2 वाला था सिस्टम, है। इसमें जो लाया गया 5+3+3+4 वाला लाया गया। इसमें जो है प्री इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें प्री प्राइमरी को भी शामिल किया गया है, हाँ, एजुकेशन में, है ना। तो पहले किया गया है कि प्री प्राइमरी जो 5 है उस साल में, और क्लास 2 तक, सेकंड तक, है ना। फिर जो 3 दिया गया है वो 3, 4, 5, फिर जो 3 है वो 6, 7, 8, उसके बाद फिर 9 से 12 तक इसमें बांटा गया है इसको, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया गया, जेंडर इंक्लूसिव फंड बनाया गया, लैंगिक जो भी आधार पे जो भी वंचित लोग हैं उनको, और जो भी वंचित समूह उनके स्पेशल कोर्स भी बनाया गया, फंड बनाया गया, ठीक है। तो हम लोग इस सोसाइटी में डाल सकते हैं ना, सोसाइटी सेक्शन में, कि जो वंचित समूह वल्नरेबल ग्रुप्स पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें सरकार क्या कर रही है एजुकेशन में, तो हम लोग ये डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर जो परख पोर्टल बनाया गया एक, है ना, जो भी बच्चे हैं उनकी कैसी उनकी सिस्टम चल रहा है, कैसी पढ़ाई सही चल रही है, उसको मूल्यांकन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, सॉफ्टवेयर है, वही करता है, ठीक है। एआई बेस्ड है ये, और ये उसमें भी हेल्प करता है आपको कैरियर चुनने में भी, जैसे आपकी क्या एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग वो आपको गाइडेंस दे सकता है, ये है। तो डिजिटलाइजेशन का प्रयोग किया गया है एजुकेशन में, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें क्या क्या, ये प्रीलिम्स का ये है ना, प्रीलिम्स बेसिस में कहा गया कि क्या टारगेट रखा गया, तो हम लोग टारगेट रखा है 2035 तक हम लोग को हायर एजुकेशन में 50% एनरोलमेंट बढ़ाना है ना, और 3.5 करोड़ जो है सीट्स नहीं लानी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं हायर एजुकेशन में काफी सीट्स की कमी है ना, लोग ज्यादा है और सीट्स की कमी है, तो उसको बताया गया। फिर हम लोग कहते हैं मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम लाया गया है ना, कोई भी अगर प्रोग्राम, जैसे पहले क्या होता था कि आपको अगर पूरा अगर आप एक साथ नहीं करते तो आपका वो ऐसे एक ईयर आपने किया ग्रेजुएशन, फिर आपने ड्रॉप कर दिया तो आपको वो 1 ईयर फिर से करना पड़ता था। इसमें ये कि आपने अगर 1 ईयर कर लिया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा इसमें, और फिर आपने 2 ईयर करते हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, है ना, 3 ईयर करते हो तो आपको डिग्री मिल जाएगी, और 4 ईयर करते हो तो आपको रिसर्च प्लस डिग्री दोनों चीजें मिल जाएंगी, है ना। तो आपका ये है कि अगर आपका जो है ना ड्रॉप आउट वाला, वो भी है कि अगर कोई आपको जॉब करनी है, जॉब कर सकते हो, फिर से स्विच कर सकते हो चीजों को लेके, हाँ, और इसमें ये भी, हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ही, अगर जैसे हाँ, 1 ईयर का सर्टिफिकेट लेके अगर मतलब ड्रॉप आउट कर दिया, तो उसके बाद हाँ, वो अगर सेकंड ईयर में वो करना चाहे तो वो कर सकता है ना, कर सकता हाँ, है। दूसरी स्ट्रीम से भी अगर करना चाहे, हाँ, बिल्कुल, मतलब अगर साइंस वाला मतलब ये ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट लेना चाहता है तो वो ले सकता है, और ह्यूमैनिटी वाला भी अगर साइंस का लेना चाहे तो वो ले सकता है। जो स्ट्रीम्स को लेके पहले एकदम ना वाटर टाइट सेपरेशन था, वो इसमें हटा दिया गया है कि आप लोग दूसरे, और ये भी है अगर आप करते भी हो, अगर साइंस भी चुनते हो, जैसे बीएससी चुनते हो या बीए चुनते हो, तो उसमें बीएससी में भी आपके कुछ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स होंगे, हाँ, जैसे मेरी बहन कर रही है तो उसमें वो बीएससी कर रही है, बट उसके जो कुछ जैसे टेक्नोलॉजी के कुछ सब्जेक्ट है ना, कुछ ऐसे पेपर्स उन्होंने डाले हैं, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा जो मतलब डिसिप्लिनरी सिस्टम, मल्टी डिसिप्लिनरी बोलते हैं हम लोग अप्रोच, उसको फॉलो किया गया है इसमें, कि अगर आप साइंस के भी हो तो भी आपको ह्यूमैनिटीज का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए,
ह्यूमैनिटीज को तो साइंस के भी होना चाहिए, तो इस तरीके से इसमें फॉलो किया गया, ठीक है। ओके। फिर इसी के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है ना, कि आप कैसे परफॉर्म करते हो उसके अकॉर्डिंग आपके क्रेडिट जमा होते जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म है। फिर इसमें जो ये प्लेस के लिए इम्पोर्टेंट, हाँ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मतलब इसमें क्या होगा, मतलब जैसे परफॉर्मेंस? आपके जैसे हम लोग के मार्क्स होते हैं, रिजल्ट होते हैं, ग्रेड आपके कितना आया है, तो वो आपका एक पर्सनल आपके बन जाएगी जो भी आईडी वगैरह होगी कि आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। क्रेडिट स्कोर देते हैं, अब मार्क्स नहीं देते, हाँ क्रेडिट स्कोर का सिस्टम है। अच्छा अच्छा। आपकी परफॉर्मेंस का उसमें लिखा होगा पूरा, ठीक है। फिर जो एमफिल कार्यक्रम है उसको खत्म कर दिया गया, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें जो है हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है, ठीक है। और इसमें 2 है उनको एक्सक्लूड किया गया है, वो है चिकित्सा और कानूनी शिक्षा, है ना। तो प्रीलिम्स सर नमस्ते। गुड इवनिंग सर। ओके ओके सर, ठीक है। तो फिर ये हम लोग इसमें प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो ये बनाएगा उसमें कौन से 2 क्षेत्र जिनको नहीं है शामिल किया गया, वो अलग है इससे, तो वह है हमारा चिकित्सा और कानूनी शिक्षा, ठीक है। फिर इसी के अंतर्गत जो 4 और संस्थान हैं जो इसकी हेल्प करेंगे, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की, वो है पहला रेगुलेशन के लिए है NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। फिर एक है जनरल एजुकेशन काउंसिल। फिर है ग्रांट देने के लिए, हेल्प फंडिंग के लिए है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। और फिर है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है। तो ये 4 बॉडीज उसकी हेल्प के लिए बनाए गए हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के हेल्प के लिए, ठीक है। प्री में आ सकता है ना? हाँ प्री में, तो ये तो मतलब प्री के लिए है ही इम्पोर्टेंट, नहीं, क्योंकि जब तक हम प्री के अगर स्पेसिफिक करते हैं ना तो ये टॉपिक्स हम लोग छोड़ देते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है प्री के लिए, ठीक है। कैसे भी दे देता है कि इनमें से कौन सी, मतलब सभी 2 का नाम दे दे और कि कौन सी इंक्लूड, है ना। अब तो यही है, और जो अब ऑप्शन का चेंज हुआ है पैटर्न, उससे तो हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। हाँ एक इसमें तो ये जो जोड़ सकते हैं, क्या HEI, HEI क्या है? मतलब जो विदेशों से जो छात्र आते हैं ना, हाँ उनके लिए मतलब ये एक संस्थान है जो पढ़ने यहाँ आते हैं। हाँ, बट ये जो मतलब इसके पर्टिकुलर इसके हेल्प वो अलग से हैं होंगे, पर्टिकुलर इसके हेल्प के लिए 4 बॉडीज थी इस पे, मैंने पढ़ा था। वो तो और जो IITs वगैरह होती है ना, हाँ ये शायद कुछ अलग होगा। उसके लिए एक है ना, अभी जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे, इसके बाद है मेरू करके, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी उसके लिए। जैसे IIT और जो IIM होते हैं ना, उसमें उसका काफी उच्च मानक रखा जाता है मैनेजमेंट का, टेक्नोलॉजी का, तो उसमें है कि जितने सारे और स्ट्रीम्स हैं उसमें भी उसी दर्जे का, उसी उच्च मानक की यूनिवर्सिटीज बनाई जाए, उसके लिए मेरू लाया गया है, ठीक है। मतलब किया जाएगा, धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ये इसके प्रावधान है सभी, ठीक है। फिर लाया गया है NETF, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, है ना, कैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं अपने सिलेबस में, है ना, और मूल्यांकन में, पढ़ाने के शिक्षण प्रक्रिया में, टेक्नोलॉजी का किस प्रकार भरपूर उपयोग कर सकते हैं, उसको इसके लिए बनाया गया है, ठीक है। फिर जो दूर शिक्षा है ना, जो ओपन यूनिवर्सिटीज होती है, जैसे IGNOU हो गया, है ना, NYS हो गया, NIOS हो गया, सॉरी, है ना, तो वो है जैसे जो जॉब कर रहा है, वो पढ़ना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा स्किल के लिए वो लोग चाहते हैं कोई डिप्लोमा मिल जाए, तो उनके लिए हेल्पफुल होता है ना, तो ये कहा गया है। फिर इसमें प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी कहा गया है ना, उस पर भी ध्यान दिया गया कि हम लोग किस प्रकार जो लोग बाद में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी हेल्प के लिए बनाया गया उसमें, ठीक है। और जो ये प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि 100% हमको लिटरेसी रेट करना है। और ये जो एजुकेशन वाला जो कोई भी क्वेश्चन आता है तो कंक्लूजन में हम लोग उसको डाल सकते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन आए कि एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या सॉल्यूशन, तो लास्ट में हम लोग डाल सकते हैं, अगर हम लोग ये सॉल्यूशन को फॉलो करते हैं तो हम लोगों का जो लक्ष्य है NEP का लक्ष्य 2030 तक 100% लिटरेसी प्राप्त करने का, वो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हम लोग रख सकते हैं पहले से आप, ठीक है। ये हम लोगों ने प्री वाला ज्यादा पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, अगर मेंस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आया कि NEP की क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना, और क्या इसका महत्व और क्या क्या इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अब प्री के लिए देखते हैं, सॉरी मतलब मेंस के लिए देखते हैं। उसमें मैंने 3 सेक्शन में बांटा है, प्राइमरी,
सेकेंडरी और हायर, ठीक है। तो प्राइमरी में हम लोग देखें तो उसमें ये है कि जो 5th क्लास तक हम लोग कोशिश करेंगे मदर टंग में बच्चों को पढ़ाया जाए। मदर टंग ये मतलब हाँ, मिनिमम तो होना ही चाहिए 5th का, और कोशिश करेंगे 8th तक अगर ये हो जाए तो और अच्छा रहेगा, है ना। जैसे हम लोग याद है जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ते हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, है ना, लेकिन मतलब सॉरी 2 डिग्री सेल्सियस कोशिश करेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए। 2 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन हम लोग की एक्सट्रीम कोशिश रहेगी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ पाए, है ना। तो ऐसे इसमें बनाइए कि 5th क्लास तक, और अगर हो सके तो 8th क्लास तक भी हम लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं मदर टंग वाले को, ठीक है। ये ले आ गया है। फिर उसमें जो 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की है ना, 3 लैंग्वेज फार्मूला में क्या है कि एक रीजनल लैंग्वेज होगी आपकी, ठीक है, फिर इंग्लिश चुन लो, है ना, और हिंदी, और या फिर हिंदी, और या फिर अदर मॉडर्न लैंग्वेज आप ये चुन सकते हो, है ना। तो इसमें भी विवाद चल रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट आजकल स्कूल्स में चल भी रहा है, जैसे फ्रेंच या जर्मन उन्होंने ऐड कर दिया है। हाँ, इसमें आप हाँ मॉडर्न लैंग्वेज में आप विदेशी लैंग्वेज भी चुन सकते हो, ये चुन सकते हो इसमें। लेकिन ये जो है ना, इसको लेके विवाद हुआ था कि जो सदर स्टेट है उन्होंने कहा ये हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है इस पे, तो इसमें बनाया गया कि ये कोई एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है, ये चीज फ्लेक्सिबल है कि आपको बाउंड नहीं किया जा रहा है इसको चुनने के लिए। आप हिंदी चुनो ही, है ना, मॉडर्न लैंग्वेज चुनो ही, जो आप है वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर इसमें हम लोग बात करते हैं, ये हो गया प्राइमरी वाले में। फिर है कि 6th क्लास से वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को, है ना। वोकेशनल में जिस भी फील्ड में वो लोग चाहते हैं, जैसे समझो कारपेंट्री हो गया, पेंटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, है ना, उनको एक ऐसी स्किल प्रोवाइड करनी है जिससे वो बाद में उससे अपना रोजगार कर सके, है ना। मतलब होता है ना कि हम लोग को जॉब ही नहीं, हम लोग को कोई ऐसी स्किल ही नहीं है जिससे हम लोग जल्दी रुपए कमा सके, है ना। तो ये आप नए स्टार्टअप उनको आइडिया मिले, तो एक आपको अच्छी सी स्किल प्रोवाइड करा दे जिससे आप बाद में अपना आप कर सको, आय कमा सको, ठीक है। और इंटर्नशिप वगैरह भी बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी इस पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर जैसे मैंने कहा NIOS वाला है, ओपन लर्निंग भी कुछ बच्चों के लिए जहाँ पे पहुंच नहीं है उनकी, है ना, किसी भी वजह से, तो ओपन लर्निंग का ऑप्शन भी उनके लिए खुला रहेगा। और जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि बच्चों पे बहुत ज्यादा भार है पढ़ाई का, सिलेबस का, तो उसमें एक पॉइंट ये लाया गया है कि हम लोग कोशिश करेंगे साल में 10 दिन ऐसे हो कि बैकलेस हो यहाँ पे बच्चों के लिए, है कि मतलब कई मतलब राज्यों में 0 बैक डे करके एक योजना चलाई जा रही है। हाँ, ये होता भी है, मतलब मंथ में 1 या 2 दिन होता है 0 बैक डे का ना, और शायद जो प्ले स्कूल्स है वो तो ये फॉलो ही करते हैं, मतलब बिल्कुल हाँ, बुक्स वगैरह अपने पास रखते हैं वो, तो ये भी डाल तो इसमें NEP में भी डाला है, क्योंकि हमने पता है शिक्षा दोनों में है, हमारे स्टेट भी बना सकते हैं, सेंट्रल तो स्टेट लेवल में बने हुए हैं, बट NEP कहता है कि साल में कम से कम 10 दिन ऐसे होंगे बच्चों को एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड की जाएगी उनको, मतलब होता है ना सिखाने के माध्यम से पढ़ाना, ऐसे टाइप में उनको पढ़ाया जाएगा, बुक्स का यूज नहीं किया जाए, कोशिश की जाएगी, ठीक है। फिर NCERT जो 8th क्लास के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने करिकुलम बनाने के लिए बनाया कि नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा उनके लिए, और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, है ना, उनकी जो स्पेसिफिक नीड्स है बच्चों की, क्या मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है ना, कैसे वो अच्छी चीजों को समझ सकते हैं, उसके लिए पूरा रिसर्च की जाएगी, फिर उनके अकॉर्डिंग करिकुलम को फ्रेम किया जाएगा, ओके, ठीक। हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी में क्या किया गया है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, बोर्ड एग्जाम से एक बार होते थे, उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे कि वो उसको सेमेस्टर वाइज किया जाए, है ना, MCQ बेस्ड किया जाए, और जो एक के बजाय 2 बार में उसको किया जाए कंडक्ट एग्जाम को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन के लिए क्या किया गया, तो हमको पता है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया, इससे ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर सके लोग, है ना। हम लोग की प्रॉब्लम क्या है कि लोग पढ़ लेते हैं बट रिसर्च के मामले में हमारा देश अभी भी पीछे है, शिक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी कमी मानी जाती है ना, कि हम लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आविष्कार की बात आती है ना, पेटेंट की बात आती है, तो हम लोगों का देश बहुत पीछे रहता है। इस पे ध्यान दिया गया है इस पॉलिसी में कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा जो रिसर्च पे ज्यादा मदद करेगा लोगों की, ठीक है। फिर इसमें कहा गया है कि जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनके लिए भी यूनिवर्सिटी बनेगी, पाली, संस्कृत, फारसी, है ना, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे आया क्वेश्चन कल्चर हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, कि कल्चर के लिए क्या किया गया है, कल्चर को प्रमोट करने के लिए, तो लैंग्वेज में हम लोग बोल देंगे कि लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात की गई, ठीक है। फिर ग्लोबलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, तो ग्लोबलाइजेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया
कि हम लोग अदर यूनिवर्सिटी से उनके साथ हम लोगों का इंटरेक्शन बढ़ाएंगे, है ना। तो हम यही लोग क्या है, करेंगे अब। मैंने जो पॉइंट बताया ना HEI, इसके अंदर हाँ यही है कि मतलब जो हाँ विदेशी जो कॉलेजेस हैं उनके साथ मतलब समन्वय स्थापित करना, यहाँ करेंगे। छात्रों को वहाँ, वहाँ के छात्रों को यहाँ, बिल्कुल इसके अंतर्गत मतलब कुछ उपाय हैं जिस तरीके से, जैसे ये है कि मतलब उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए शुल्क और लागत को कम करना, ये इसके अंदर एक है। और है कि मतलब जो SEDGS है, जो संस्थान है, उसको अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो ये पॉइंट हाँ, इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ये जैसे जो मतलब रिसर्च वर्क करते हैं उनको तो वैसे भी दी जाती है ये। हाँ, JRF वगैरह को मिलता है। हाँ, तो उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। तो ये इसमें पॉइंट्स होंगे। और मतलब लैंगिक भेदभाव जो होता है, या फिर मतलब किसी भी स्तर पर भेदभाव जो होता है बच्चों के साथ, तो उसके लिए सख्त नियम कानून को लागू करना। हाँ, रैगिंग, उसके लिए फंड भी बनाया गया है, जेंडर इंक्लूसिव फंड। हाँ ठीक है, तो ये जो बताया प्रीति ने, है ना, कि हायर एजुकेशन के लिए बनाया गया इंस्टीट्यूशन, कि हम लोग की यूनिवर्सिटी है वो कोशिश करेंगे हम लोग ग्लोबल लेवल पे, है ना, रैंकिंग जो हम लोग की कमजोर रहती है उसको हम लोग अच्छे से कर सके, है ना। और जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं उनको भारत आने का मौका मिलेगा, है ना, बच्चे उनसे भी पढ़ सकेंगे। इस चीज को भी इसमें किया गया है हाईलाइट, है ना। फिर जो बताया वही वाला कि 4 ईयर हम लोगों ने जो कहा है कि ग्रेजुएशन वाला होगा, 4 ईयर प्रोग्राम की बात की गई है ना। और मल्टी स्ट्रीम्स कि हम लोग स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, वो भी हमारे हायर एजुकेशन वाले में आ जाएगा। ठीक है, फिर जो है टीचर्स के लिए क्या किया गया है ना, तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशन टीचर्स के लिए बनाया गया है ना। कुछ मानक होंगे टीचिंग के, है ना, उसके आधार पे होगा। उसमें ये भी कहा गया कि परफॉर्मेंस बेस्ड आपका प्रमोशन होगा, है ना। हाँ, कोशिश कीजिए आपका जैसे परफॉर्मेंस होगा फिर प्रमोशन। हाँ, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखे गए हैं हाँ ना। बिल्कुल, और समय समय पे हाँ, अपग्रेडेशन के लिए। शायद बाहर भी भेजते हैं, मतलब विदेशों में ट्रेनिंग के लिए, बिल्कुल हाँ, वहाँ की जो पॉजिटिव चीजें वो सीख के आए वो। और हम लोग का है कि हम लोग को GDP का 6% करना है खर्च, है ना। हाँ, अभी 4.43 लगभग है, तो हम लोग कोशिश करनी है कि हम लोग को GDP का 6% हम लोग खर्च किया जाए, है ना। तो ये इम्पोर्टेंस है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके क्या क्या वैसे हो गया ना, कंक्लूड करते हैं इसको कि महत्व तो क्या है इसका, है ना, ओवरऑल। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें पहले मूल्यों पे बात की गई है ना, जो जैसे स्थानीय भाषा की बात की गई है ना, मातृभाषा की बात की गई है। और हम लोगों ने देखा कि जेंडर इंक्लूजन, है ना। और इसमें आगे होगा विकलांग जो हैं उनके लिए बात की गई है ना। उनके लिए अलग से एक पोस्ट बनाया जाएगा, फंडिंग की जाएगी उनके अकॉर्डिंग, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए हेल्प की जाएगी। जो टीचर्स है वो उनको लेके थोड़ा मतलब होता है ना, उनको समझे, संवेदनशीलता का विकास किया जाएगा। उसको लेके हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें इस पे बात की गई है मूल्यों को लेके, है ना, इस NEP में। फिर इसमें कह सकते हैं कि IQ के साथ साथ इन्होंने बैलेंस किया है EQ का, है ना। ज्यादातर जो पॉलिसी होती है वो इंटेलिजेंस को बढ़ाने पे बात करती है। इसमें इमोशनल, है ना, जो कैसे आप संवेदनशील हो सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं ना, वैल्यू स्ट्रीम्स चेंज करने की बात, मतलब बैलेंस किया गया है ना, इंटेलिजेंस के साथ इमोशंस को बैलेंस किया गया। टेक यूज, क्योंकि हम लोग को पता है कि है ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 चल रहा है, AI वगैरह चल रहा है ना, तो इसमें हम लोग पीछे न रह जाए, इसलिए टेक का यूज किया गया है ना। जिस प्रकार हम लोग डिजिटल, जैसे हम लोग का परख पोर्टल है वो हम लोग को हेल्प करेगा। जो ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, मल्टी स्ट्रीम्स हैं इसके, और जो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज आएंगी वो हम लोग को हेल्प करेंगी कि हम लोग किस लेवल पे है ना, और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं इम्प्रूव, तो इसमें हम लोगों को बढ़ाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने जो पहले क्या प्रॉब्लम होती थी, शिक्षा में कठोरता थी। अगर आप साइंस के हो तो आप सिर्फ साइंस में ही कर सकते हो, है ना। हाँ, और ह्यूमैनिटीज का आपको नॉलेज बहुत कम होती थी या नहीं होती थी, है ना। तो इसमें कोशिश की बैलेंस अप्रोच बनाने की, कि आपको सभी जो जितने भी डिसिप्लिन है उनका थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो। ठीक है, फिर इसमें जो है शारीरिक शिक्षा पे भी बल दिया गया है ना, कि योगा कराया जाएगा आपको, डांसिंग, बागवानी, है ना, बच्चों के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज होती है उस पर भी बात की गई है ना, कि उनको सिर्फ पढ़ाई में ही ना हो, उनकी जो फिजिकल होती है ना स्ट्रेंथ वो भी हो, मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी इम्प्रूव हो, इस पर बात की गई। होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए। हाँ, फिर इसमें है जो मैंने बताया शिक्षण व्यवस्था वाला टीचर की ट्रेनिंग का,
है ना? और जो उनकी जो नियुक्ति जो रिक्रूटमेंट होता है वही पारदर्शी हो, है ना? और जो हो उसके स्टैंडर्ड्स को थोड़ा हाई किया जाए, अच्छा किया जाए, है ना? फिर विकलांग बच्चों के लिए जैसे मैंने बताया था, है ना? उनकी ट्रेनिंग के लिए, है ना? उनके आवास के लिए, उनकी जो हेल्प के लिए जो उपकरण की ज़रूरत होती है, उसमें टेक का यूज़ किया जाए। और फिर डिजिटल एजुकेशन के लिए हम लोगों ने देखा इस पे बात की गई है। एक फोरम भी बनाया गया है, नेशनल एजुकेशन टेक फोरम, है ना? पारक पोर्टल है। पोर्टल अगर हम देखें इसमें तो बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। मतलब ये इससे अलग है, मैं बता रही हूँ एजुकेशन में इसे स्वयं हो गया ना, स्वयं पोर्टल है, स्वयं प्रभा चैनल है, ये इस तरीके से हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें पारंपरिक ज्ञान, है ना? उसको भी शामिल किया गया। मतलब इसमें पारंपरिक जो होती है उसके साथ आधुनिकता का समन्वय है इसमें, है ना? हम लोग स्वदेश में कहा जाएगा जो स्वदेशी ज्ञान है उसको भी शामिल किया जाए, है ना? जनजातीय लोगों के पास अलग से बहुत सारी नॉलेज, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जनजाति ऐसे कई सारी जनजाति इनको आयुर्वेदा में, है ना? हाँ, आयुर्वेद का जड़ी या बूटी फिर आर्ट में, है ना? तो उनके बहुत सी स्पेसिफिक नॉलेज है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना? जिससे हम लोग को सबको परिचित करा सकते हैं पूरी दुनिया से, तो उसको भी इसमें शामिल करने की बात की गई। और जो भी मतलब वंचित वर्ग हैं, एससी, एसटी, है ना? और भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनके लिए फंडिंग की बात की है, इससे वो लोग पीछे ना छूट जाएँ। ठीक है? ये पॉइंट भी एजुकेशन। ऐड कर सकते हैं, मतलब जैसे रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इस हाँ, बिल्कुल। सांस्कृतिक भाषा की जो संस्कृति है वो जीवंत रहेगी। उसका हाँ, बिल्कुल, भाषाएं जो लुप्त हो रही हैं तो उस इसके कारण वो भाषाएं लुप्त नहीं होंगी। एक ये बिल्कुल। कर सकते हैं, और एक इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि जैसे भारतीय विश्वविद्यालय जो है उनका विदेशों में भी अब स्थापित हो रहा है। जैसे कि अभी एक शायद आईटीआई या आईआईटी का कोई कॉलेज है जो शायद दुबई में भी स्थापित किया गया है। मुझे अच्छे से याद नहीं है बट हाँ, ये हो रहा है। तो ये चीज भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि इसके मतलब अगर शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी है, अच्छी मतलब अच्छे उसकी शिक्षा अगर प्रदान करने की कोशिश की जा रही है तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो स्तर है उसको बढ़ा रहा है, और ये सिर्फ भारत में ना होकर कि विदेशों में भी हमारा जो विश्वविद्यालय है उनका बिल्कुल, स्थान मिल रहा है। हाँ, जैसे कि ये जो कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, ये हमारी संस्कृति से रिलेटेड, तो इसको भी मतलब बढ़ावा मिल रहा है। जैसे सर ने भी बताया भी था ना कि गरबा को शामिल किया गया है। हाँ, यूनेस्को हेरिटेज में क्या है? तो उस चीज़ से भी मतलब इसको एजुकेशन में भी जो हमारे ये जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं ना, फोक डांस वगैरह, इनको मतलब प्रस्तुत करते हैं बच्चे, तो उस चीज़ से भी हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है बिल्कुल, में और एक एजुकेशन। ये भी मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं कि मतलब जैसे अभी वो हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि बच्चे आधे में ड्रॉप आउट कर जाते हैं चीज को, फिर वो आगे उसको कैरी नहीं बिल्कुल, करना चाहते हाँ। हैं, हुँ। फिर एक साल हमारा वेस्ट होगा। तो इससे ये होगा कि मतलब अगर उन्होंने एक साल का कोई कोर्स कर लिया है, अगर उसको आगे वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो 2 साल 3 साल बाद उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे है कि मतलब उनको आगे पढ़ने की इच्छा रहेगी। अगर हाँ, और फ्लेक्सिबिलिटी हाँ, ये हाँ, उसमें ये भी है ना कि जैसे अगर 1 साल किया है तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा उसके साथ के साथ। तो बिल्कुल, उसका है कि उसका वो 1 साल भी वेस्ट नहीं जाएगा, है ना? वो उसके बेस बिल्कुल, पे भी मतलब अर्न कर सकता है उस डिप्लोमा की फिर उसको। में पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करेगा आगे बढ़ने। बिल्कुल। वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इज़िली कर पाएँगे वो लोग, जॉब के साथ भी कर सकते हैं। मुझे इतने पॉइंट्स और एक करना है और बता। बिल्कुल, एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम लोग, आईआर डिप्लोमेसी होता है, हम्म इसको कल्चरल डिप्लोमेसी बोल सकते हैं हम लोग, सांस्कृतिक कूटनीति, है ना? कि हम हाँ, लोग किस प्रकार अपनी संस्कृति का यूज़ करते हैं अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के लिए। हाँ। इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना, कि जैसे हम लोग दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने बताया कि जितने भी स्थानीय परंपराएँ हैं उनको इंक्लूड करना सिलेबस में, है ना? फिर रिसर्च में इंक्लूड करना। अगर हम रिसर्च पेपर निकालते हैं उससे रिलेटेड, है ना? तो फिर वैश्विक प्रभाव उसका पड़ेगा। तो ये हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चुनौतियों की, है ना? कि हम लोगों ने बात कर लिया, इसमें काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, है ना? फिर क्या प्रॉब्लम है कि अभी भी पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पा रही है इम्प्रूव, है ना? तो क्या-क्या बाधाएँ हैं उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है? जैसे पहला है कि हम लोगों को पता है कि जो ये है हमारी शिक्षा वो समवर्ती सूची में है ना? प्रीति नीचे करना थोड़ा, हाँ, ठीक है। शिक्षा समवर्ती सूची में है, तो स्टेट ने ऑलरेडी अपना सिस्टम बनाया हुआ है, बोर्ड बनाए हुए हैं ना? तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना? हाँ। कॉन्फ्लिक्ट की संभावना है ऐसी कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है ना, तो ये संभावना हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा जैसे उन्होंने कहा कि विदेशी यूनिवर्सिटी है ना, तो हो सकता है कि विदेशी यूनिवर्सिटी पे जहाँ तक मुझे पता है कि उसमें किया गया है, कोशिश की गई कि उनकी जो फीस होगी उसका एक पैमाना बनाया गया है ना,
बट फिर भी स्ट्रिक्ट एकदम नहीं है उसमें। तो कुछ लोग आशंका कर रहे हैं कि इससे एजुकेशन ज़्यादा महँगी हो जाएगी, सब अफोर्ड नहीं कर पाएँगे उसको, तो उसको लेके इस पे प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है, जैसे मैंने बताया 3 लैंग्वेज फार्मूला है, उसको लेके विवाद चल रहा है ना, कि हिंदी थोपने की बात की जा रही है ना, तो उसको लेके भी चल रहा है दक्षिण भारतीय राज्यों में भी, है ना। फिर हम लोग बात करते हैं फंडिंग को लेके, तो उसमें कहा जा रहा है कि रेगुलेशन के लिए बहुत कम काम किया जा रहा है। आप फंड दे रहे हो बट नीचे अच्छे से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। उसको लेके सिस्टम अभी ज्यादा अच्छा नहीं, अकाउंटेबल नहीं है। तो लेके एक बात बोलना चाहूंगी, जैसे हाँ। इसमें है कि लैंग्वेज जो है 5th क्लास तक उनको अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, या फिर जैसे हम हिंदी तो उससे एक मतलब नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर उसको इंग्लिश ना पढ़ाई जाए बचपन से, फिर वो उस चीज से भागेगा। मतलब इंग्लिश को ऑब्वियसली जैसे हमारी भी मदर टंग हिंदी है, तो हम उसी को इंक्लूड करना चाहेंगे एजुकेशन। तो फिर बाद में अब इंग्लिश को इंटरनेशनली मतलब सभी जगह इंटरनेशनली लेवल पे मतलब इंग्लिश ही बोली जाती है। नहीं, इसमें हाँ, ये भी पॉइंट है, और ये भी हो सकता है कि मतलब अगर जैसे सिर्फ अपनी मातृभाषा मदर टंग को या रीजनल लैंग्वेज को उसने सीखा, हाँ हिंदी भी कई लोग होते हैं जिनको हिंदी भी सही से नहीं आती है, हाँ, जैसे तमिल तेलुगु फिर वगैरह। जैसे वो प्रवास करते हैं अपने मतलब आय के लिए, मतलब अपने रोजगार के लिए, तो उनको फिर वहां एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, या फिर उनको वहां रोजगार नहीं उपलब्ध हो पाता, तो ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। ये नेगेटिव पॉइंट हाँ। 5th क्लास से अगर ऐड करेंगे तो मतलब बच्चा फिर उससे भागेगा, मतलब सीखना। इसके लिए मैं काउंटर कर सकती हूँ, जैसे इसमें ये मीडियम है ना, तो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो तो रहेगा ही, है ना। ये मीडियम रहेगा, कोशिश कीजिए जैसे हम लोग इंग्लिश में मीडियम में सभी इंग्लिश में रहते हैं सब्जेक्ट्स, तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो तो रहेगा ही ऑलरेडी 5th क्लास तक। तो जो फाउंडेशन है, कहते हैं कि अगर ये रिसर्च पे भी ऑलरेडी बेस्ड है, साइंटिफिक बेस्ड, कि अगर आप किसी भी बच्चे को या किसी व्यक्ति को आप मदर टंग में कोई भी नॉलेज देते हो स्टार्टिंग में फाउंडेशन में, तो उसका फाउंडेशन बहुत ज्यादा मजबूत होता है। चीज है कि उसके बाद फिर आप किसी में भी कर सकते हो। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश उसको पढ़ाई जाएगी, एज ए सब्जेक्ट तो पढ़ाई जाएगा ना उसको। नहीं, मतलब जैसे वो तो ठीक है कि अगर उसको किसी बच्चे को अगर उसी की भाषा में सिखाया जाता तो वो बहुत जल्दी सीखता है उस चीज को, लेकिन कहीं ना कहीं है कि मतलब जैसे अगर सिर्फ उसको वही लैंग्वेज आ रही है, मतलब वो उसी चीज में ओनली 5th और 8th तक की बात, 5th तक की बात की है इसमें, 5th और 8th, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो जो भी आप चाहो। नहीं, मुझे लगा ये बोल नहीं, बात बिल्कुल सही नहीं होती ना, कि हम लोग के पास काउंटर भी होना चाहिए ना। जैसे अगर कोई और बोले तो हम लोग हम लोग ब्यूरोक्रेट, हम लोग के पास होना चाहिए ना जवाब। ओके, ठीक है। तो फिर जो फंडिंग की बात की कि इसमें जो हम लोगों ने कहा कि जीडीपी का 6% होना चाहिए, तो वो राजनीतिक इच्छा पर निर्भर करेगा ना। पार्टी अभी भी जो उनके मुख्य मुद्दे हैं वो ये नहीं है, शिक्षा है ना और हेल्थ, ये सब है ही नहीं मुद्दे, है ना। तो इस पे प्रश्न चिन्ह कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस पे बात की गई, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की जो मानव संसाधन टीचर्स है ना, उनकी जो क्वालिटी है उस पर भी बात है कि उनको उतनी अच्छी ट्रेनिंग मिलती नहीं है ना। हाँ। वो इस तरीके से इन सब चीजों को सीख सके, है ना, कि जितने आप डिजिटलाइजेशन कर रहे हो उसको लेके वो नॉर्मल हो सके ना, बच्चों को सिखा सके चीजों को, है ना। आपने बात की कि आप इंटर्नशिप कराओगे, वोकेशनल एजुकेशन दोगे, तो क्या आपके टीचर्स ट्रेंड हैं इन सब चीजों को लेके? हाँ, जैसे ऑलरेडी हाँ, पुराने टीचर्स है बहुत सारे, तो उन लोगों को कंप्यूटर भी नहीं आता है चलाना, बिल्कुल, है ना। तो वो चीज उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए उनको, जो उस चीज को लेके उनको हेजिटेंसी भी, मतलब वो चीजों को नहीं करना चाहते हैं। वो लगता है जो पुराना पैटर्न है उस पे वो कंफर्टेबल है उस चीज को लेके। तो ये हम लोग पॉइंट इसमें दे सकते हैं। और ये जो हमारी जो स्टूडेंट और टीचर रेशियो है वो भी अभी थोड़ा कम है, उसको बढ़ाई जाने की आवश्यकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे हमको फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि मतलब अब जो ये है कि मतलब शिक्षा का जो है वो व्यवसायीकरण, वाणिज्यकरण किया जा रहा है। जो इसमें प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही हो, प्राइवेटाइजेशन मतलब ज्यादातर उसमें हाँ, जो मतलब सार्वजनिक मतलब सरकारी स्कूलों में लोग ना जाकर प्राइवेट स्कूल में ज्यादा जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल। और वो हम लोग जो उनका प्राइवेट भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं। हाँ, स्कूल है वो अपने हिसाब इंफ्रास्ट्रक्चर, की पॉलिसी है वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ऐड कर सकते हैं कि जो स्कूल जो बने होते हैं गवर्नमेंट स्कूल, वो उतने अच्छे नहीं होते हैं, मतलब बिल्कुल, में बच्चों के लिए सुविधा नहीं होती है, जैसे टॉयलेट्स वगैरह होना चाहिए, क्लीन हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता। बिल्कुल, तो इन सब चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं
मतलब जो प्ले वगैरह के, जैसे इसने 3 ईयर्स ही एजुकेशन का प्लान कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो उस तरीके से जो बच्चों का एनवायरनमेंट है उसी तरीके से डेवलप करना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा, उसको कलरफुल एनवायरनमेंट अच्छा लगेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो आएगा भी स्कूल में, तो उसी तरीके से क्लासरूम को डिज़ाइन भी करना चाहिए इनको। तो हुँ। ये चीज़ हम ऐड कर सकते हैं इसमें कि इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना। हाँ, बिल्कुल। प्राइवेट की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं। इसलिए बच्चे और पेरेंट्स प्राइवेट की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। हुँ। इसमें अगर हम लोग मॉनिटरिंग अच्छे से करें ना, जो भी टीचर्स हैं, ऑलरेडी वो क्वालिफाइड हैं तभी वो पढ़ा रहे हैं ना। हाँ। तो अगर उनको मॉनिटरिंग हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कमी है टीचर्स की। हम लोग को पता होता है सरकारी स्कूलों में 1 से 2 टीचर्स, उनके पास इतना सारा काम है कि वो चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें अच्छे से। चीज़ें भी करवा हाँ। हैं। जैसे आप चुनाव का भी काम कराते हो, जनगणना का भी काम कराते हो, सभी काम कराते हो। जो मेन काम है वो नहीं हो पाता उनका, है ना? तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए एजुकेशन से बच्चों की। हाँ। तो ये हम लोग कह सकते हैं, पहले रिक्रूटमेंट आप अच्छे से करें, फिर आप उसकी मॉनिटरिंग करें, है ना? परफॉर्मेंस देखें, उसके अकॉर्डिंग प्रमोशन हो। और जैसे आप बताएँ इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग देख सकते हैं ना? तो ये सब चीज़ें करेंगे तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे मतलब हो सकते हैं चीज़ें। परफॉर्मेंस अच्छा। और कई सारे ऐसे सर ने बताया था, सर के एक स्टूडेंट थे, जहाँ तक मुझे याद है। उन्होंने कहा था उनके स्कूल काफ़ी अच्छा बनाया है उन्होंने बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल है, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। तो ये काफ़ी टीचर्स कर रहे हैं खुद से कोशिश, हुँ। है ना? कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो सरकारी स्कूलों को बहुत अच्छा बना रहे हैं। वो परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो तो इसको हम अलग-अलग लोग, हाँ, पढ़ने का बिल्कुल। अलग सिखा रहे हैं। तो इस चीज़ पे अच्छे से काम करने की आवश्यकता है, हुँ। ये हम लोग बोल सकते हैं, है ना? अब ओवरऑल इस पे हम लोग बात करते हैं, जो ये प्रॉब्लम्स आई इसका हम लोग जस्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं ना अपोज़िट, कि ये किया जाए, जैसे फंडिंग मॉनिटरिंग, ये सब हम लोगों ने जो बोला उसको हम लोग सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोग का ये वाला जो टॉपिक है वो हो जाएगा, है ना? कहने के पॉइंट्स हो गए, है ना? पॉइंट देख लिए, फिर मैथ तो देख लिया, फिर इसमें क्या समस्याएँ हैं, है ना? और क्या हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। हाँ। इससे रिलेटेड देखते हैं क्या बोला है। जो के कस्तूरीरंगन जी जो हैं उन्होंने बोला है कि जो ये एनईपी है किसी को भी मतलब भूखा नहीं सोने देगी या बिना रोजगार का नहीं रहने देगी, अगर इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करते हैं, है ना? हुँ। तो इसका हम लोग मैथ के बारे में लिख सकते हैं। और कुछ ऐसे 2 पॉइंट्स मतलब जो में लेते हैं कि जो शिक्षा क्या है वास्तविक में, है ना? तो गांधी जी ने बोला है कि शिक्षा वो होती है जो बालक और मनुष्य के शरीर, है ना, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास कर सके, सर्वोत्कृष्ट विकास कर सके। जैसे हम लोग बोलते हैं ना चतुर्मुखी विकास हम लोगों का, है ना? सर्वांगीण विकास। हाँ, चहुमुखी विकास, है ना? सॉरी, हाँ, वही चहुमुखी विकास, ठीक है? तो मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम लोग सिर्फ मानसिक ही कर रहे हैं, जैसे उसमें कहा कि फिजिकल एजुकेशन की बात की गई है, योगा की भी बात की गई है, तो हम लोग का सभी तरीके से पूरी तरह विकास हो सके, इसकी बात की गई। फिर हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी वही बोलते हैं कि मनुष्य की जो अंतर्निहित पूर्णता है ना, उसको प्राप्त कर सके, वो एजुकेशन का ये काम होता है ना? ये नहीं कि सिर्फ रटाना चीज़ों को। तो ये हम लोग उसको डाल सकते हैं लास्ट में कंक्लूजन में। ओके, ये हो जाएगा। फिर प्रीति अब तुम कर लो कंटिन्यू। आगे जो अदर्स टॉपिक है वो हम लोग कल करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड। बता देती हूँ पढ़ के कि मतलब जैसे है, एक आया हुआ है 2017 में, एक ऐसे का टॉपिक था कि राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। तो ये इस मतलब सीधा सीधा इससे रिलेट कर सकते हैं हम लोग। मैं इसको इंक्लूड करके इसके जितने भी इम्पोर्टेंस है उस सबको इसमें तो इसमें डाल सकते हैं, है ना? कि किस तरीके से मतलब छोटे बच्चों से लेकर मतलब कि उनको किस तरीके से मदर टंग में उनको पढ़ाया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं। हाँ। और फिर एक आया था 2019 में, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन के कारण है। ये 2019 का है। फिर है हेल्थ एंड एजुकेशन। ओके, 2008 का है कि क्या सर्वसाधारण के शिक्षण के द्वारा समतावादी समाज संभव है। एक ये है। और एक 2014 में है कि क्या मानकीकृत परीक्षण शैक्षिक योग्यता का प्रगति का बढ़िया माप है। इसमें हम लोग कोट कर सकते हैं जो अभी बोला ना गांधी जी वाला, कि सिर्फ वही मानकीकृत उसी से रिलेटेड नहीं, मन का भी करे, आत्मा का भी विकास करे। इसलिए इसमें जैसे IQ के साथ EQ EQ जो जोड़ा गया है।
फिर है एक मतलब बहुत पुराना है 2002 का कि भारत में उच्च शिक्षा का निजीकरण, तो ये हो रहा है अभी, हाँ, प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है। हम्म फिर एक और है 2001 का कक्षा की अप्रासंगिकता। एक ये है, सिर्फ यही था कक्षा की अप्रासंगिक, तो आगे कुछ और था? सिर्फ इतना है, कक्षा की अप्रासंगिकता। तो ये इतने मतलब मुझे इससे मिले, और भी रिलेटेड होंगे तो उससे मैं और ढूंढ लूंगी इसके। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो ओवरऑल है वो देखेंगे। ये तो एनईपी का देख लिया है ना, अब इससे जो इसमें जो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है ना, इसके जो डायमेंशंस हैं, जैसे मैंने देखा था ऑनलाइन एजुकेशन में क्या समस्याएं हैं ना, सभी को अफोर्ड नहीं हो पा रही, फिर इससे रिलेटेड और भी डायमेंशंस है, उसको हम लोग कल कवर कर लेंगे, है ना। और फिर जैसे प्रीति ने जो ये एसेस बताए हैं उससे रिलेटेड क्या हम लोग कोर्स डाल सकते हैं ना, क्या क्या डाल सकते हैं एसेस, कोट्स मतलब जितने भी नहीं, मतलब जैसे इम्पोर्टेंट कोट्स होते कल उसको डिस्कस कर लेंगे। उनका हम लोग पूरा अच्छे से लिख लो, एजुकेशन का बना लो, एजुकेशन, हेल्थ और वुमन, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं अगर आपने अच्छे से कवर कर लिए तो आपका जो ऐसे वाला है उस अच्छे से हो जाता है। और कहती हूँ मतलब इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। हाँ, इसलिए हम लोग जैसे वुमन वाला कंप्लीट कर ही लिया है ना, एजुकेशन को कर लेते हैं, हो रहा है, फिर हेल्थ, तो हेल्थ मतलब कर लेंगे, तो ये हर जगह काम आएंगे। टॉपिक्स को फाइंड आउट करके एक अलग उसके सेपरेट फाइल या कुछ बना के उसको अगर उसमें फिर इंक्लूड करते जाएंगे तो वो एसए में भी काम आ जाएगा, जीएस के हर बिल्कुल, में काम आएगा वो। ओके, तो चलो कंक्लूड करते इसको, ओके, हाँ हाँ, कंक्लूड। ठीक है, ठीक है, फिर कल